ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया है। अब चौथा पॉइंट करते हैं। इस 3 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? अबंडेंस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं समझ आया हो, कोई पॉइंट्स परेशान कर रहा हो या कुछ पता नहीं चल रहा हो या दिक्कत हो, पूछ सकते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से बताइए। फर्स्ट पॉइंट, यस सर। अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है अवेलेबिलिटी। अबंडेंस का मतलब है उपलब्धता। हिंदी में बात करें, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है, ये है इसका मतलब। कुछ चीजें मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं तो कहते हैं अभी उपलब्ध नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो यही अबंडेंस, और कहेंगे यदि खूब मिला रहे अबंडेंस में है, मतलब एक्सेस है, ये हम लोग यूज करते हैं। बट यहाँ अबंडेंस का मतलब है उपलब्धता, कितनी उपलब्ध है। तो सोडियम सबसे ज्यादा अवेलेबल है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड सो ऑन। मैंने ये डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग। चौथा पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो हर बच्चे को पढ़ा रखा है मैंने, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, अरे लिखा ही है, इसको अलग से क्यों लिखे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये चेंजेस नहीं होती। ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंजेस नहीं होती। क्यों? वाई? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये स्टेबल बन जाता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ये स्टेबल हो जाता है और फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना इसकी टेंडेंसी है। सोडियम 11, 2, 8, 1, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। समझ आया बच्चों? ये तो पहले ही पढ़ा चुका था। किसी बच्चे को कोई डाउट? और इसी के कारण अगला पॉइंट जो है वो हमारा है 5वां पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर। 5वां पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब मेटल की तरह बिहेव करना। मेटल का बिहेव क्या है? मेटल का बिहेव है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मेटल का बिहेव क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर नीचे जाने पर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। समझ आया बच्चों? क्योंकि जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा वो इतना बढ़िया मेटल है। जल्दी से कौन इलेक्ट्रॉन देगा? जल्दी से कौन इलेक्ट्रॉन देगा? फ्रांसियम। जी फ्रांसियम, लेकिन रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। जी हाँ, फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। समझ आया? क्या है फ्रांसियम? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो इसकी बात नहीं करेंगे। बाकी जो है सीजियम सबसे मोस्ट मेटेलिक ग्रुप है। सीजियम सबसे मोस्ट मेटेलिक ग्रुप है।
उसका टेंडेंसी सबसे ज्यादा है मेटल का। समझ आया या इसमें कोई डाउट? तो मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम का है। इसी से रिलेटेड छठा प्रॉपर्टी हो गया रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? जिसको पूछूंगा वही बताना, रुक जाओ। रिड्यूसिंग कैरेक्टर आगे आर्यन तुम बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? सर जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए सर। तो ये कैसे होता है? रिडक्शन से। ये इलेक्ट्रॉन देने से होता है। ये कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन देने से। तो इलेक्ट्रॉन देने का कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है? सीजियम का। तो इसीलिए सीजियम की सबसे ज्यादा कैरेक्टर। समझ आया? यस तो सर। इसी कैरेक्टर से रिलेटेड ये है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर किससे रिलेटेड हो गया? इससे, और इससे क्या हो गया? यही कैरेक्टर हो गया। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ आया? क्या हुआ रिड्यूसिंग कैरेक्टर में? इंक्रीजेस डाउन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कोई डाउट? क्या इसमें कोई डाउट है? सर नो सर। क्योंकि जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ही रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। अगला है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक फ्लेम कलरेशन। मैंने पहले भी कहा था कि ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा इसको। अब आ गया इसका फ्लेम कलरेशन। फ्लेम जब हम गर्म करेंगे इसको, फ्लेम में, फ्लेम कौन सा खाना पकाने वाला चूल्हा है, उसमें जो फ्लेम है वही गर्म कर, उस पे गर्म करेंगे। तो जब हम फ्लेम में गर्म करेंगे तो क्या क्या कलर देगा ये? जब हम फ्लेम में गर्म करेंगे तो ये क्या क्या कलर देगा? ये बार बार पूछता है पेपर में। ये बार बार पूछता है। लिथियम, कार्माइन, रेड, सोडियम, सोडियम है ग्रीन, गोल्डन, येलो। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। तीसरा पोटेशियम, पेल वायलेट, सातवां कैरेक्टर है फ्लेम कलरेशन। एक पॉइंट लिख देता हूं। जब हम उसको फ्लेम में गर्म करेंगे, जब फ्लेम के ऊपर रखेंगे इस मेटल को और गर्म करेंगे तो क्या कलर दिखाएगा ये? रुबिडियम, सर कार्बाइन रेड क्या है सर? रेडिश वायलेट। ये कलर का एक रेड से थोड़ा सा अलग, वायलेट एक कलर का डिजाइन है, टाइप है। यहाँ आना नहीं, याद कर लो। एक कलर रेड नहीं होके रेड से थोड़े अलग, पेल वायलेट, रेडिश वायलेट एंड स्काई ब्लू। पूरा लाल नहीं होता है, क्रिम्सन रेड, इसके बाद रेड ब्रिक, ब्रिक की तरह रेड, उसी तरह कार्माइन रेड दिया गया। ये एक डिजाइन है। जब हम इसको, मतलब टाइप है इसका, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये इस कलर का फ्लेम देगा। क्यों? ये सारे कलर्ड दिखाता है। क्यों? जब हम अल्कली मेटल्स को फ्लेम पे गर्म करते हैं तो ये अलग कलर, अलग अलग कलर देता है। क्यों?
ये अलग अलग कलर देता है, क्यों बताओ? टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ये क्या लॉजिक है? कलर पे इफेक्ट पड़ता है। गलत आंसर है वो, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, जब गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो ठंडा, फिर वापस आते हैं, तो इससे कलर होता है। कलर कैसे होता है? गर्म हीट देंगे किसी चीज को तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और इसके कारण कलर होगा। समझ आया? कलर क्यों होता है? टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड अगेन रिलीज ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड अगेन रिलीज ऑफ एनर्जी, इसके कारण कलर होता है। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कलर का फंडा समझ आया? पहले मैंने ऐसे पढ़ाया था, कलर का बहुत सारा कारण है, लेकिन इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए कलर का यही रीजन है। समझ आया? इस ब्लॉक के लिए कलर का यही रीजन है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड कम बैक, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड कम बैक। कोई डाउट? नो सर। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट, डेंसिटी। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट, डेंसिटी। क्योंकि इसका साइज बड़ा है। देखो, हमने लिया लिसोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहां पर साइज बड़ा है और यहां साइज छोटा है। मास क्या है? यहां मास है कम, 11 प्रोटॉन है, और यहां 17 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी होंगे उसी रेशियो में। तो हमने क्या देखा कि साइज तो छोटा हो रहा है और मास बढ़ रहा है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी घनत्व। डेंसिटी क्या है फॉर्मूला? मास वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का नोटेशन बताओ भाई, क्या होता है? डेंसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? सोनो, डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? चलो कोई भी बोलो। सर ग्राम Density पर को किस सेंटीमीटर चीज- क्यूब। अरे वो तो उसका यूनिट है भाई, डिनोट की बात कर रहा हूं। डेंसिटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? आयुष, किस चीज से? डी से डी से। ग्राहम्स लॉ पढ़ाया, या रो से? रो या डी? या तो डी से या रो से, इक्वल टू m बाई वी। समझ आया? तो डेंसिटी का क्या चक्कर होगा? मास यहां से यहां जाने पर बढ़ रही है और वॉल्यूम घट रही है, तो डेंसिटी इंक्रीजेज। डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्या देखा? डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी?
डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। जी हाँ, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे कम किस ग्रुप का होगा डेंसिटी? सबसे कम किस ग्रुप की होगी डेंसिटी? फर्स्ट ग्रुप। जी हाँ, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम डेंसिटी फर्स्ट ग्रुप की होती है। अगला देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? मास बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन मास बढ़ने का रेशियो ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज। सर म्यूट हो। समझ आया बच्चों? डेंसिटी का क्या चक्कर है? यस सर। नीचे जाने पर क्योंकि मास भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपैरिजन टू साइज, तो क्या होगा? डेंसिटी का बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंक्रीज होगी। जी, नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ेगा। अगला पॉइंट हमारा है 9th पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 9th पॉइंट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा बता सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सत्यम, सत्यम या शिवम, क्या नाम है? बताओ। सर किसी भी शिवम तुम कहाँ रहते हो? केमिकल लाइट तो लाइट। शिवम, यस सर। तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ सत्यम रहते नाम हो? है। अच्छा, सत्यम सत्यम नाम है। नाम है सर, ठीक है, कहाँ है लेकिन घर? शिवम से समझ जाते हैं सर। अच्छा, क्या कहाँ है तुम्हारा घर? कहाँ है? सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बिहार। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मेहनत करो यार, जम के करो, निकालो। हाँ, आपको बताओ क्या कर रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता सकते हो? कौन सा बच्चा बताएगा? कोई बोल रहा था, बताओ। सर किसी भी एलिमेंट पे लाइट पास करे तो सर वो लूज होता है सर, उसके इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और शायद कोई? से। ठीक है, आंसर सही है। जब हम किसी मेटल पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करते हैं, जब हम किसी मेटल सरफेस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट करते हैं, फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करते हैं, नॉट लाइट, रेडिएशन, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम फॉल करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, हर में नहीं होगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस तरह थ्रेशोल्ड का मतलब है एक मिनिमम वैल्यू, आपको पास होने के लिए 75% नंबर चाहिए 12th में, तभी आप जेई का एग्जाम दे सकते हैं। आपको पास होने के लिए 75% नंबर चाहिए, तभी आप पेपर दे सकते हैं जेई का, मतलब एडमिशन तभी मिलेगा, पेपर तो दे दोगे, एडमिशन ही नहीं मिलेगा। आज भी मेरे पास एक बच्चे का फोन आया है, बिहार से ही था। अब वो बिहार बोर्ड से पढ़ा था और पिछली बार उसने जेई का पेपर दिया और उसको आया 63% नंबर, तो उसको सीट दिया ही नहीं। फिर इस बार ही दिया और इस बार ही 68% नंबर आए, फिर उसका एडमिशन नहीं हुआ। अब आईआईटी एडवांस का उसका खत्म हो गया चांस। अब कह रहा है मुझे आईआईटी ही करना है, मैं कैसे करूं? फिर से उसका ऑप्शन है, फिर से 11th करो और 12th, तभी दे सकते हैं। अब बोले ओपन से कर लेते हैं, ओपन में 50% से ऊपर नंबर ही नहीं आते। क्यों? 11th 12th दोनों ही आता है। ओपन में 11th और 12th दोनों का सिलेबस एक ही साथ पूछेगा, तो जब 12th में नंबर नहीं आ रहे हैं तो 11th 12th मिला के पूछेंगे तो कैसे नंबर आएगा? दूसरी बात, ओपन की कॉपी चेक नहीं करते हैं प्रॉपरली, एवरेज मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि सारे ही नालायक ही बच्चे देते हैं ओपन में, ये माना जाता है। जो फेल हो गया, पढ़ना छोड़ दिया, इधर उधर पढ़ने वाला नहीं है, वो देते हैं। अगर 11th में ही है और 11th में सर कैसे किसी और सब्जेक्ट में करनी है तो कर सकते हैं। जैसे क्या किसी बच्चे ने आर्ट्स ले रखी है और उसको मैथ्स और साइंस वो फिजिक्स चाहिए तो कर सकता है वो ओपन से। अभी कौन सी क्लास में? 11th में है, एक दोस्त ने किया मेरे। कोई भी कर सकता है, ओपन से या सीबीएसई से भी कर सकता है। सीबीएसई में भी ऑप्शन है कि आपने 11th में यदि साइंस लिया है तो साइंस से आर्ट्स में जा सकते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है तो साइंस में नहीं आ सकते। ये एक स्कूल का नियम है, बट सीबीएसई का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यदि मेरे स्कूल से कोई करता है तो मेरे स्कूल से कोई भी किसी टाइम में किसी में जा सकता है। लेकिन नॉर्मली साइंस से नॉन मेडिकल से मेडिकल में जा सकते हैं, जा सकते हैं, किसी से किसी में जा सकते हैं। पर उसकी क्लास लेनी पड़ती है फिर ओपन की? क्लास होती ही नहीं तो लेगा कहाँ? पास ही नहीं खुद करेगा। अपने तरफ से करके बस पेपर देने जाने। क्या साइंस कभी खुद से हो सकती है? क्या तुमको नहीं पढ़ाया जाए एक चैप्टर तो खुद से आ सकता है? कभी आएगा ही नहीं। हाँ, कोचिंग ले सकता है, लेकिन होता क्या है, यदि उसको मेडिकल नहीं, स्पेशली यदि इंजीनियरिंग करना है तो उसमें 75% नंबर लाना माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। ओपन में 70, देखो जेई के लिए कितने क्राइटेरिया हैं तुम लोगों को पता ही नहीं है। जेई के लिए कितना क्राइटेरिया है? जेई के लिए क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है 75% मार्क्स 12th में आना ही है, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया है टॉप 20 परसेंटाइल, टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना ही है, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगा। तीसरा है आपको ऑल 3 सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, इसमें यदि आप तीनों में से किसी में 75% से कम है तो आपको नहीं देने देगा। टॉप 3 सब्जेक्ट क्वालिफाई, इसका मतलब है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में और टॉप 3 क्वालिफाई कितना होता है? 10% मार्क्स एडवांस के। यदि 10% मार्क्स, मान लो आपको 90% फिजिक्स में आ गए, 90% केमिस्ट्री में आ गया और मैथ में 9% आया तो आपको सीट नहीं मिलेगा, आपको देगा ही नहीं एडमिशन। क्या समझे? तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना ही चाहिए। उसके बाद चौथा है ओवरऑल क्वालिफाई, और पांचवा कंडीशन है
मेरिट लिस्ट में आना है आपको। 5वां मेरिट लिस्ट, इससे पहले है कि जेई मेंस क्वालिफाई होगा फिर एडवांस क्वालिफाई। तो ये 5 कंडीशन को पार करना पड़ेगा तब जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें से एक भी आपका नहीं हुआ तो आप बाहर हैं। और ओपन में ये सारे होते ही नहीं, कर ही नहीं सकता ओपन वाला बच्चा। नीट के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। नीट के लिए 50% मार्क्स है, लेकिन पीसीबीएम में ये इतने होने ही चाहिए, हर में अलग अलग, नहीं तो आपको पेपर नहीं देने देगा। और सॉरी पीसीबीएम नहीं, इंग्लिश पीसीएमई, पीसीबी और ई में आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा 50%। यदि किसी में कम रह गया, मान लो बायोलॉजी में 49% आ गए, तो आपको पेपर तो दे सकते हैं, सीट अलॉट नहीं होगा। समझ ओपन लीजिए, पेपर से 100 नंबर के होते हैं पूरे। सभी में 100 नंबर ही होता है। जैसे स्कूल में सर इंडिया में 80 नंबर के थ्योरीज होते हैं और और 30 नंबर का वो कर लिया ना तो 100 हो गया ना। लेकिन सीबीएसई में भी ऐसे ही होता है। पूरी इंडिया में जितने बोर्ड है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में चाहे कश्मीर का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह यही पेपर होता है। इसीलिए सारे का ये है। तो जेई क्वालिफाई करने के लिए हम देखें बहुत सारे बच्चों का, अब देखो 2-2 साल में इंप्रूवमेंट में भी क्वालिफाई नहीं किया। एक बच्चा तो मेरे पास ऐसा था, वो था मधेपुरा का डीएम था, डीएम या एसडीएम था, उसके पापा एसडीएम थे या डीएम थे शायद। तो उसका क्या हुआ था, बिहार बोर्ड से था और उसका जेई में एडवांस में रैंक था 1439। जेई एडवांस में 1439 रैंक था और केमिस्ट्री में उसको 7 नंबर ही था सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में, सीबीएसई नहीं सॉरी बिहार बोर्ड में 7 नंबर ही केमिस्ट्री में दिया। अब सोचो कि जिसका जेई एडवांस में 1439 रैंक है ऑल इंडिया, उसको 7 ही नंबर दिया केमिस्ट्री में और उसका वो पूरा साल खराब हो गया उस बच्चे का। कुछ समझ आया या नहीं आया? बिहार बोर्ड बहुत खतरनाक, बिहार बोर्ड बहुत खतरनाक सिचुएशन है हमारे फ्यूचर के लिए। कौन किसका कॉपी चेक कर रहा है पता नहीं, केमिस्ट्री वाला कॉपी इंग्लिश वाला टीचर चेक कर रहा है, बायो का टीचर केमिस्ट्री चेक कर रहा है, कुछ भी चेक कर रहा है। पहले ही से सब बदनाम है। क्या समझ आया? सोनू किस में हो बिहार बोर्ड में? क्या वो सर सीबीएसई से निकले हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने उस पे आते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने हैं, तो अपनी चीजों को अभी से ठीक करें, जो बाद में ऐसी सिचुएशन ना आए कि बाद में फिर से करो या दोबारा करो। एक बच्चा तो आज आया, आज ही फोन आया था, बोला कि मेरे तो बन ही नहीं रहे 75%, अब मैं ओपन से करूं, क्या करूं, ना करूं, कैसे करूं, सीबीएसई परमिशन देगा नहीं देगा, ये सारे माथापच्ची करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है किसी भी मेटल पर जब हम रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं। रेडिएशन और लाइट में क्या फर्क है? आयुष तुमने कहा था लाइट फॉल करते हैं, मैं कह रहा हूं रेडिएशन फॉल करते हैं। क्या फर्क है? रेडिएशन सर, लाइट और रेडिएशन में क्या फर्क है?
कोई भी बोलो। एक मिनट सब भूल गया थोड़ा याद कर। लाइट, दूसरे बच्चे बोलो भाई, दूसरे बच्चे, लाइट और रेडिएशन में क्या फर्क है? सर रेडिएशन में वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब हीट एनर्जी भी रहता है, और लेकिन लाइट में सिर्फ लाइट रहता है, उसमें हीट एनर्जी नहीं रहता है। गलत जैसे आंसर, कि ले ले सर सन का गलत आंसर है। अगला बच्चा कोई, अनन्या, अपर्णा। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है सर। ठीक है, मान लिया कुछ हद तक, ठीक है। बाकी कोई, देखिए सूरज की रोशनी है, सनरेज या कोई भी रोशनी है, तो इसमें दो तरह की होती है रेज, विजिबल और इनविजिबल। जैसे देखिए एक्सरे हम कराते हैं, एक्सरे इनविजिबल है, उसी तरह यूवी रेज इनविजिबल है, और भी बहुत सारे। माइक्रोवेव में हम बटन दबाते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें माइक्रोवेव निकलता है। तो यदि ये दोनों ही जोड़ लें तो ये है रेडिएशन। तो रेडिएशन के अंदर विजिबल और इनविजिबल दोनों पोर्शन आते हैं, लेकिन लाइट के अंदर सिर्फ विजिबल होता है। ये फर्क है दोनों। समझ आया बच्चों? जब हम लाइट कहेंगे तो इसका मतलब विजिबल रेज, जब हम लाइट कहेंगे तो इसका मतलब विजिबल, जिसमें दिखता है, लाल, हरा, नीला, पीला, कुछ भी। सनरेज में विजिबल है, तो जो चीज दिखता है वो विजिबल है। हम रिमोट को दबाते हैं और वो चैनल चेंज हो जाता है, कैसे? उससे निकलते हुए तो कुछ दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है, रेडिएशन है। तो रेडिएशन के अंदर हम विजिबल और इनविजिबल दोनों को काउंट करते हैं, लेकिन लाइट के अंदर हम ओनली विजिबल को काउंट करते हैं। आइंस्टाइन को सबसे पहले ये पता चला था, उन्होंने पहले कहा था लाइट हैज ड्यूअल नेचर, उन्हें रेडिएशन के बारे में पता नहीं था। फिर थोड़े दिनों के बाद, कितने दिन के बाद, 2005 में उन्होंने एक थ्योरी किया था, 2009 में दूसरा, मतलब 4 साल के बाद पता चला रेडिएशन होता है। समझ आया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब हम रेडिएशन फॉल करते हैं मेटल के सरफेस से, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इस इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक्स रेज कैसे बनाते हैं मालूम है? हार्ड मेटल लेते हैं, टंगस्टन, हार्ड मेटल लिया, टंगस्टन लिया या कोई और मेटल, उस पे यदि हम फॉल करते हैं रेडिएशन तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वही होता है एक्सरे। समझ आया? या किसी को कोई डाउट? समझ आया या किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट। मैं 10 पॉइंट तक आज रखूंगा, फिर आज खत्म करूंगा। अगला है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा मजबूत बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितना मजबूत बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा। तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है 181। लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 181 डिग्री सेल्सियस, सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद रुबिडियम का 63 डिग्री सेल्सियस, सॉरी पोटेशियम का, रुबिडियम का 39 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का 29 डिग्री सेल्सियस। क्या देखा आपने? बॉन्ड की पकड़ कमजोर होती जा रही है नीचे जाने पर,
बॉन्ड की पकड़ कमजोर होती जा रही है। 10वां पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है लिथियम का, सबसे ज्यादा बॉयल होने लगेगा 1347 पे, फिर 881, फिर 776, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक एक्सेप्शन है, सीजियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है रुबिडियम से, जबकि कम होना चाहिए था। सीजियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है रुबिडियम से, है ना। यस सर। होना क्या चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए था। ऐसा क्यों है? ऐसा है ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। खत्म। तो ये वाला पॉइंट आज हमने फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट डे कल हम इसके आगे का पॉइंट्स करेंगे। आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिकल है, हाइड्रोजन की तरह बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है, और ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो ये समझना आसान है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है इस 10 पॉइंट में? आज जो हमने 10 पॉइंट पढ़ाए हैं उसमें कोई डाउट है तो बोलो। अमन, समझ आया? हाँ। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लेना, नहीं। या वहां उन सर से पूछ लेना, या वीडियो फिर से देखना उसको। और बच्चे, आप लोगों को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आज की क्लास में फिनिश करता हूं, और आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए सारा। फिर क्वेश्चंस मुझे मैं मंगवा लूंगा या भेजना है, मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके।